समाज के निम्न वर्गों में सती प्रथा नहीं थी। साहित्य में सती प्रथा के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। याज्ञवल्क्य जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने स्मृति लिखी। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार विधवा का सिर मुड़ा देना चाहिए। सीता को तो रसोई में ही रहना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। पॉलीगैमी जो है वो एक तरह से महिलाओं की स्थिति को कमतर कर देता है। नारद स्मृति के राइटर ने महिलाओं के बारे में क्या लिखा है? पुत्री धन क्या है? पुत्री में माता का अंश ज्यादा होता है, तो हम इसे स्वर्णकाल मानेंगे? ये आपके समक्ष एक ओपन प्रश्न है। हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, मैं ओपी सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुप्त काल में नारी जाति की स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। आई विल डिस्कस द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन द एज ऑफ द गुप्तास। Gupta age was branded by some scholars in the 19th century as the golden age। जैसा कि आप जानते हैं, गुप्त काल को कुछ विद्वानों द्वारा 19वीं 20वीं शताब्दियों में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई थी। अब यह तो एक विवाद का विषय है कि यह काल किन मायनों में स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इस विचारधारा के कुछ विरोधी इतिहासकार भी रहे हैं। उन्होंने इसको स्वर्ण काल मानने से इनकार भी कर दिया है और अपने बड़े सशक्त तर्क द्वारा अपने विचार को उन्होंने पुष्ट भी किया है। आज इस डिबेट में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है कि इस स्वर्ण काल का भारत की नारी जाति के लिए क्या महत्व है, स्वर्ण काल में उन्हें क्या मिला, उन्होंने क्या खोया। इस तथाकथित स्वर्ण काल में भारत की अगर नारी जाति को ये पता लगे कि उनके ऊपर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, उन्हें कुरीतियों में जकड़ दिया गया, उनके पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर वो युगों युगों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दी गई, तो फिर इसे हम स्वर्ण काल क्यों माने? कोई भी अवधारणा प्रतिपादित की जाती है तो उसके पीछे के तर्क होते हैं, और केवल तर्क नहीं, इतिहास में तथ्यों का बड़ा महत्व है। बिना तथ्यों के तर्क निराधार हैं। तथ्य तो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महिलाओं के दृष्टिकोण से, नारी सम्मान के दृष्टिकोण से यह काल बहुत ही गिरावट का काल माना जा सकता है। आज का हमारा विश्लेषण का यही विषय रहेगा कि गुप्त काल में नारी की स्थिति क्या थी। आज हम इसमें उन कारकों और परिस्थितियों का उल्लेख नहीं करेंगे जिनकी वजह से नारी की स्थिति में गिरावट आ गई थी। हाँ, इतना जरूर है कि यह गिरावट वैदिक काल के पश्चात आती रही, लगातार आती रही। 1000 वर्षों में 6th सेंचुरी BC से लेकर और 5th 6th सेंचुरी AD तक लगभग 1100-1200 वर्ष का जो काल है, उसमें पतन बहुत ज्यादा हुआ। इसमें वो सब काम हुए जिससे भारत का जो नारी समाज है वो काफी ज्यादा बांध दिया गया, उसको जकड़ दिया गया। तो उसमें ये जो स्थिति बनी यहाँ पर आकर, जब हम गुप्त काल में खड़े होते हैं, गुप्त काल का जो समय है वो लगभग 300 ईस्वी से लेकर और लगभग 650 ईस्वी तक ब्रॉडली माना जाता है। तो गुप्त काल में नारियों का समाज में क्या स्थान था, क्या पोजीशन थी? पहली बात तो ये रही, सती प्रथा समाज में काफी ज्यादा फैल गई थी। सती प्रथा के अनेक उल्लेख मिलते हैं रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, और लेखों में भी सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी देने वाला पहला लेख 510 ईस्वी का एरण लेख है। एरण मध्य प्रदेश में है। उसमें एक स्त्री द्वारा सती होने का उल्लेख मिलता है। Equally important to say that sati did not prevail in the lower segments of the society। समाज के निम्न वर्गों में सती प्रथा नहीं थी।
दूसरी बात यह है कि सती प्रथा के अगर बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं तो दूसरी ओर सती प्रथा को न मानने के भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में हमें जानकारी मिलती है कि कुंती ने सती प्रथा को स्वीकार नहीं किया था, जबकि माद्री अपने पति के साथ सती हो गई थी। मेघनाद की पत्नी सती हो गई थी। जो राजा दशरथ थे, रामचंद्र जी के पिताजी, उनकी पत्नियों में से कोई भी सती नहीं हुई थी। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत उदाहरण भी हैं। बहरहाल सती प्रथा काफी फैल गई थी और इसका उल्लेख बहुत ज्यादा मिलता है और इसको समर्थन भी दिया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे कि हमें इंडिकेशन मिलता है, किस बात का इंडिकेशन, कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी, वो है विधवा पुनर्विवाह की प्रथा का कम हो जाना या खत्म हो जाना। पुनर्विवाह एक तरह से एक सकारात्मक प्रथा हो मानी जाती है, लेकिन पुनर्विवाह की प्रथा समाप्त हो गई थी और स्त्री के लिए दो ही विकल्प बचते थे। या तो उसे आजीवन विधवा के रूप में रहना पड़ता था या फिर वो सती हो जाए। विधवा का जीवन बहुत ही कठिन बना दिया गया था। विधवा जीवन के ऊपर बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और ये वही रोकथाम है जो इस समय तक भी कुछ चल रही हैं। विधवाओं की प्रेजेंस शुभ अवसरों पर आज भी अशुभ मानी जाती है। याज्ञवल्क्य जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने स्मृति लिखी। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार विधवा का सिर मुड़ा देना चाहिए, विधवा को न्यूट्रिशियस भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, उसको फटे पुराने कपड़ों से ही संतोष करना चाहिए, उसको आभूषण नहीं पहनने चाहिए, उसको नए रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसे ठंडे पानी में ही स्नान करना चाहिए। तो विधवाओं का जीवन इतना नरकीय बना दिया गया था कि उनमें से बहुत सारी सोचती थी कि चलो एक ही बार कष्ट होगा, मृत पति की चिता पर ही हम चढ़ जाते हैं और इस तरह से हम अपने जीवन का अंत कर लें तो ये बीमारी एक साथ ही कट जाए। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में पूरी तरह से आ गई थी। 11 वर्ष से कम, 11-12 वर्ष से कम अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था, खास तौर से लड़कियों के लिए। यह नियम सबसे पहले मनुस्मृति में बनाया गया था और फिर इस नियम का पालन करने का जो आदेश है वो लगभग सभी विद्वानों द्वारा दिया गया, चाहे वो नारद स्मृति हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, चाहे बृहस्पति स्मृति हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कात्यायन स्मृति बोले तो कानून की पुस्तकें, उन सब में बाल विवाह की कुरीति को स्वीकार कर लिया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है, बाल विवाह की एक कुरीति सब कुरीतियों पर भारी पड़ती है। वंस यू मैरी ए चाइल्ड देन यू क्लोज ऑल द एवेन्यूज ऑफ हर इम्प्रूवमेंट। आप कम उम्र में ही विवाह कर देते हैं तो उसका शिक्षा का प्राप्त करने का जो अधिकार है, हालांकि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो 6th सेंचुरी BC से पहले ही छीन लिया गया था। स्त्रियों के लिए कौन सी शिक्षा की व्यवस्था थी? केवल उनके लिए जो खुली हुई थी वो थी संगीत, नृत्य आदि की, पेंटिंग आदि की शिक्षा, बस वही सीमित थी। समाज में बाल विवाह की कुरीति के आने का ये नुकसान हुआ कि जो महिलाएं हैं वो कुल मिला के अशिक्षित ही रह जाती थीं और उन्होंने इस अधिकार का कभी भी दावा किया भी नहीं। कोई ऐसा सशक्त आंदोलन हम नहीं देखते हैं कि जब महिलाओं ने अपने शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ किया हो। पॉलीगैमी जो है वो एक तरह से महिलाओं की स्थिति को कमतर कर देता है। बहुत सारी पत्नियां होती हैं, माँ के रूप में महिलाओं का काफी सम्मान होता था, पत्नी के रूप में भी काफी सम्मान होता था, लेकिन उस सम्मान का क्या करेंगे जिसमें स्त्री को बार बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। उस सम्मान का क्या करेंगे जिसमें सीता की रसोई ही रहेगी। सीता को तो रसोई में ही रहना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यानी महिलाओं के लिए घर की चारदीवारी तैयार थी कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है।
तो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में बेशक स्त्री का सम्मान होता था, लेकिन उनकी सीमाएं भी उसमें निश्चित कर दी गई थी। रामायण में यह एपिसोड काफी हताश और निराश करने वाला है कि एक स्त्री अहिल्या के साथ दुराचार होता है और फिर उसे पत्थर बना दिया जाता है। पत्थर का मतलब है उससे कोई बात नहीं करेगा, पत्थर का मतलब अहिल्या से कोई बात नहीं करेगा, उसका सोशल बाइकआउट कर दिया गया। इट वॉज नन ऑफ हर प्रॉब्लम, उसका तो कोई दोष नहीं था। भगवान राम जब पहुंचे तो अहिल्या का उद्धार हो गया, यानी भगवान राम ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, तो वो सब ठीक ठाक हो गया। इसी तरह की बहुत तरह की समस्याएं हैं समाज में। जो कुछ होता है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उन सब में उसका रिफ्लेक्शन ही हमें दिखाई देता है, और वो हमें उस समय की पुस्तकों, पुराणों, महाभारत, रामायण, स्मृति माने धर्मशास्त्र, कानून की पुस्तकें, इन सब में उसकी हमें झलक मिलती है। हाँ, कुछ संतोष की बात यह है कि कुछ ऐसे विद्वान हुए जैसे शूद्रक, जिन्होंने सती प्रथा के महत्व को स्वीकार नहीं किया। बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखी, उन्होंने भी सती प्रथा को खारिज कर दिया। समाज में जो कुछ भी इन्होंने कानून वगैरह बनाए थे, उनका खंडन भी अनेक स्थलों पर किया गया। फिर भी कुल मिला के स्थिति महिलाओं के विरुद्ध ही थी। अब जब हम इसकी बात करते हैं, आपकी घूमने फिरने की आज़ादी तो पहले ही छिन गई थी। आप बाहर नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, आपके पास कोई अपनी जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है, तो यू आर लाइकली टू बी डिपेंडेंट ऑन द अदर जेंडर। तो निश्चित तौर पे आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि उच्च जो जेंडर है उसको पसंद हो। इस तरह से जो समाज का ढांचा इस गुप्त काल में स्थापित हुआ, वही युगों युगों तक भारत में चलता रहा। और जब ये समस्याएं 19वीं सेंचुरी के समाज सुधारकों को फेस करनी पड़ी, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज ये था कि इन कुरीतियों के समर्थक उन कुरीतियों के समर्थन में धर्म शास्त्रों को लेकर पहुंच जाते थे। अंग्रेजों के समक्ष धर्म शास्त्रों की कॉपियां रख देते थे कि देखिए, नारद स्मृति के राइटर ने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है कि एक स्त्री को अपने पति का सम्मान उस समय भी करना चाहिए जबकि वह बिल्कुल नकारा, निकम्मा, कामचोर हो और गरीब भी हो। उसे अपने देवता की तरह अपने पति का सम्मान करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए। नारद ने यह लिखा कि एक स्त्री को अपने पति की मृत्यु के समाचार के उपरांत अगर अपने पति की डेड बॉडी भी उसे नहीं मिलती है, कहीं दूर देश में उसकी मृत्यु हुई है और उसको केवल रिपोर्ट मिली है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो अपने पति के जूते, चप्पल, कपड़े आदि लेकर अपनी गोद में अपने आप को सती कर लेना चाहिए। तो व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स दीज वर? क्या ये लॉजिकल लगता है कहीं भी? बृहस्पति स्मृति के जो लेखक हैं, उन्होंने लिखा है पुत्री में माता का अंश ज्यादा होता है, बायोलॉजिकल रीजन दे दिया, और पुत्र में पिता का अंश ज्यादा होता है, इसीलिए पुत्र को पिता की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए और पुत्री को माता की संपत्ति विरासत में मिलनी चाहिए। इसी से ये चीज निकली कि स्त्री का जो अधिकार है स्त्री धन पर ही होना चाहिए। स्त्री धन क्या है? स्त्री धन इज द वेल्थ विच ए विमेन रिसीव्स इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज थ्रू आउट हर लाइफ। अगर माँ की मृत्यु होती है तो उस पुत्री को उसका अधिकार मिलेगा और इस तरह से पिता के धन में कोई भी दावा नहीं रख सकती। यह जरूर कहा गया धर्मशास्त्रियों द्वारा कि स्त्री को उसके स्त्री धन से भी किन्हीं परिस्थितियों में वंचित किया जा सकता था, और वो 3 परिस्थितियां बताई हैं। अगर वो धन का दुरुपयोग करने वाली हो, अगर वो शराब पीती हो, या वो हिंसक हो, तो उसके भाई और भाभियां मिलकर उसको उसके
स्त्री धन से भी वंचित कर सकती थी। तो दिस वाज द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड इन द गुप्ता एज। गुप्ता एरा के बाद महिलाओं की अमूमन वही स्थिति रही 19वीं सेंचुरी तक जो कि इस युग में थी। तो हम इसे स्वर्णकाल मानेंगे? ये आपके समक्ष एक ओपन प्रश्न है कि स्वर्णकाल वह काल है जिसमें सोने जैसी चमक हो। स्त्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस युग में यानी गुप्त काल में इसमें कौन सी सोने जैसी चमक थी? स्त्रियों पर इतनी तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, बाल विवाह की समस्या आ गई जो बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे राम मोहन रॉय जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे, उनके लिए बड़ी चिंता की बात थी। तो ऐसी समस्याएं जिस युग में आई हों उस युग को स्वर्णकाल कहना क्या सही है? सही गलत का फैसला आपको करना है। मेरा वीडियो बस यहीं तक। आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।